आइए अब दिखाते हैं आपको कुंभ की खबरें। इतिहास के सबसे बड़े महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं। हर तरफ उत्साह है, जश्न है और एनडीटीवी ने संगम स्थल पर कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों से इस बारे में बातचीत की है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु और सैलानी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आप लोग कहां से आए हैं? जी, जौनपुर सुजानगंज से। जौनपुर जौनपुर जिला से जी। तो आप एक बहुत लंबी कैमल राइड आपने की है। जी सर जी। तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। इस बार तो महाकुंभ में बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय तो कुंभ अभी लगा नहीं, लेकिन घूमने के लिए हम पहले चले आए, नहावन से पहले, हाँ। कि हमको देखना मिल जाए। जी हाँ, तो संगम स्थल एकदम विहंगम लग रहा है। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले आए थे कभी महाकुंभ में? नहीं, इसके पहले आए थे लेकिन महाकुंभ में तो नहीं अभी आए। तक आपने क्या क्या देखा है यहाँ पे? अरे यहाँ बस ऐसे ही सगल नहाए धोए घूमे टहले। हाँ हाँ, अच्छा अनुभव रहा। हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, हम वहाँ भी गए, दर्शन किए। अभी संगम नहा के आए हैं। अभी यहाँ फोटो वीटो खींच के फिर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे। पुराना यहाँ किला भी है, उस किला में जाना है। अकबर का किला में। अकबर का किला है, वहाँ देखेंगे। ठीक है। फिर घूमेंगे टहलेंगे, शाम को रात में यहीं गुजारा करेंगे, सुबह जाएंगे नहा के मॉर्निंग में। बाबा क्या नाम है आपका? कुल्लू। कुल्लू। हाँ तो अभी बिजनेस बढ़िया चल रहा है? हाँ सही है। हाँ? सही है। तो कितना रेट कितना है अभी? 50 रुपया है। 50 रुपया। 50। एक बार कहाँ तक ले जाते हैं? वो आगे ले जाएंगे, आगे से फिर नहीं ले जाए थी। बस एक राउंड एक राउंड। हाँ। एक राउंड का 50 रुपया। तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है। ठीक है। तो एक दिन में कितना राउंड हो जाता है? अरे बहुत कम राउंड होता है, हाँ। बहुत कम। और अभी तो बढ़ेगा आपका काम। हाँ? हाँ। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ सैलानी भी है। कहाँ से आए हैं मैम आप? सर हम प्रयागराज से ही हैं। प्रयागराज से ही? जी जी। आपका शुभ नाम? नाम बताइए बेटा। वानी। तो वानी, आपने कैमल राइड किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इससे पहले किया था? अच्छा लगा। इससे पहले नहीं किया था इन्होंने, फर्स्ट टाइम है ये। पहली बार आप ऊँट पे चढ़े हो? हाँ? भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम रवि है। रवि जी, कैसा चल रहा है बिजनेस यहाँ? टूरिस्ट आ रहे हैं? बिजनेस आ रहे हैं। आज अच्छा चल रहा है? हाँ चल रहा तो है। क्या रेट है कैमल राइड का? रेट 50 है, एक लोग का 50। एक व्यक्ति का 50? हाँ। अच्छा। और कितनी दूर ले जाते हो आप? एक राउंड घुमाते हैं खूब आगे तक के। आगे तक ले हाँ जाते हैं। अच्छा। लंबा राउंड। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ सैलानी हैं। कहाँ से आए हैं मैम आप? हम जबलपुर से आए हैं। जबलपुर से आए हैं। रुको। भाई तू बोल। हाँ हाँ, इधर आइए सचिन। हम जबलपुर से आए हैं। हाँ। मध्य प्रदेश। हाँ मेरे पापा केंद्रीय विद्यालय जी। हमारी स्कूल की छुट्टी पड़ी थी 20 दिन की, तो हम यहाँ पर घूमने आए हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। क्या नया दिखता है इस बार? सर इस बार प्रशासन ने बहुत तैयारी की है। हमने आया है तो हम इलाहाबाद स्टेशन में उतरते ही साथ हर डिब्बे के सामने एक पुलिस कर्मचारी खड़े थे और स्टेशन से लेकर पूरे मेला तक सभी जगह बहुत तैयारी, बहुत पुलिस प्रशासन है, बहुत अच्छी सुविधा है। अभी पूरे कमांडो पूरे निकले अपने असलहे के साथ। और हमने यहाँ से हम फतेहपुर तक भी गए थे तो हमने देखा सभी छोटे स्टेशनों में प्रशासन ने अपनी रेलगाड़ियाँ खड़ी की हैं, इंजन लगा हुआ है, बस मेले शुरू होने की तैयारी है और बहुत ज़्यादा तैयारी उन्होंने की। बहुत अच्छा, हमने देखने अच्छा लगा। तो महाकुंभ में तमाम तरह की चीज़ें हैं। महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं के समेत बाकी तैयारियां कैसी हैं, इसे लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से बात की है हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, अब महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, 3-4 दिन बाकी हैं। ऐसे में सर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या तैयारी, अब लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं? महाकुंभ को लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक केंद्रीय अस्पताल 100 बेड का बनाया गया है। इसके अलावा 23 अन्य अस्पताल बनाए गए हैं और एक अलग से लैब की भी स्थापना की गई जिसमें 50 से अधिक प्रकार की जाँचें निःशुल्क होंगी। हमारे पास गंभीर रोगों से निपटने के लिए भी इंतजाम है। आईसीयू बेड्स का भी इंतजाम हमने किया है। 125 के लगभग एम्बुलेंसेस तैनात की गई हैं। 7 के लगभग रिवर एम्बुलेंस रहेगी। 1 एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। कुंभ मेला परिसर में ही लगभग 600 से अधिक बेड बनाए गए हैं मरीजों की सुविधा के लिए और पूरे प्रयागराज परिक्षेत्र में 6000 के लगभग बेड हमने आरक्षित किए हैं जिससे स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं कोई दिक्कत ना आए। सर एक चीज़ ये है कि जैसे तिरुपति में भी हादसा हुआ, ऐसे महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, तो उसको लेकर सरकार किस प्रकार की सरकार ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ सुरक्षा के सारे उपबंध तय कर दिए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है।
सीसीटीवी के सर्विलांस के माध्यम से हम मॉनिटरिंग भी करेंगे और एआई के माध्यम से जो अराजक तत्व हैं उनको भी हम चिन्हित करके काम कर रहे हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी की है। अब कुंभ की शुरुआत होने वाली है, आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं? दिव्य तैयारी है, दिव्य तैयारी है, सुरक्षित, सुव्यवस्थित, स्वच्छ कुंभ होगा, हरित कुंभ होगा और यहाँ नेत्र कुंभ भी लगा हुआ है, आपने सब देखा है। सरकार ने सभी वह आवश्यक कदम उठाए हैं जो इस मेले की सफलता की दृष्टि से आवश्यक हैं और लगातार चाहे 13 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की बात हो, लगातार मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और बाकी सरकार के जो विभाग इस कार्य में लगे हुए सभी विभागों के हमारे माननीय मंत्रीगण भी लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं और मेला बहुत शानदार संपन्न होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तिरुपति में आज हादसा हुआ, ऐसे में क्राउड कैसे मैनेजमेंट करेंगे? क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के पूरी तैयारी है, लेकिन तिरुपति का हादसा दुखद है, हमारी संवेदना है। महाकुंभ में शंकराचार्य भी पहुंचने लगे हैं, जो महाकुंभ के महत्व को बता रहे हैं। पल्लव मिश्रा की इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में शंकराचार्यों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य जी, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, अब महाकुंभ इतने साल बाद लग रहा है प्रयागराज की धरती पर, कितना इसका महात्म्य है, कितना इसका पुण्य है? इससे बढ़कर के दूसरा तो पुण्य नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ तो 1 महीने में 1 कल्प की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है, जो कि अन्यत्र कहीं वर्णन नहीं मिलता है। ये जीवन का अपूर्व अवसर है। जाने कितने कुंभ आए होंगे, लेकिन हमारे समय में जो कुंभ आया हमारे लिए तो वही लाभ का है। इसलिए अपने जीवन में ये अवसर आ गया है, चूकना नहीं चाहिए किसी को। महाराज जी, एक चीज़ ये है कि इस महाकुंभ के दौरान धर्म संसद का आयोजन होगा और ये कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास होगा। कितना महत्वपूर्ण है सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास होना और इसके लिए आप लोगों की क्या आगे की रणनीति होगी? अब देखिए, क्या सनातन बोर्ड का स्वरूप क्या होगा, कौन उसको बनाएगा, कौन उसको चलाएगा, जब तक ये बात ना जान ली जाए, केवल नामकरण से तो किसी चीज़ की महत्ता नहीं हो सकती ना। इसलिए सनातन बोर्ड का जो स्वरूप होगा उसको देखने से पता चलेगा कि ये सफल होगा कि नहीं होगा। जरूरी है कि उसकी चर्चा बार-बार हो रही है। देखिए, जरूरी तो है, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं के संस्थान हैं, उनकी एक केंद्रीयकृत व्यवस्था हो तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात चलती है तब हम सनातन बोर्ड की बात करते हैं। इससे हमको लगता है कि ये पिछलग्गू मानसिकता की देन है, ये पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त प्रेरणा नहीं है, जबकि हमारा ये मानना है कि स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से इस तरह के कार्य किए जाने चाहिए। और महाकुंभ में इस बार स्वच्छता मिशन पर खास जोर दिया जा रहा है। ऐसी मूर्तियां तैयार की जा रही हैं जो इको फ्रेंडली हों। देखिए रणवीर सिंह की ये रिपोर्ट। महाकुंभ जब आप आएंगे तो अलग अलग शिविरों में जब जाएंगे तो उन शिविरों में धर्म के कई ऐसे प्रतीक दिखाई देंगे जो प्रतीक इस बार स्वच्छता मिशन से जुड़े होंगे। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये अभी बन रही है गणेश जी की मूर्ति, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली मूर्ति है क्योंकि इसमें मिट्टी और पुआल का इस्तेमाल हुआ है। अगर इसका विसर्जन भी होता है तो नदी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, और ये जो मूर्ति है ये लोगों के आकर्षण का भी केंद्र होगी। और इस तरह की तमाम सारी मूर्तियाँ यहाँ पर प्रयागराज में गंगा के घाट के पास में जो कलाकार हैं दूर दूर से आए हैं वो बना रहे हैं। ऐसे एक कलाकार हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ बागबाहरा से। क्या नाम है आपका? मोहित बघेल। मोहित भाई, कितनी मूर्ति ऐसी बन रही है? 25 मूर्तियाँ। आओ जरा इधर दिखाओ आप। 25 जी। किसकी मूर्ति है, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही है? राम दरबार है, राम लक्ष्मण सीता माता और हनुमान जी का। जी। और ये बगल में वो नौ दुर्गा का सेटअप रहेगा वो। अच्छा, 9 दुर्गा हैं, उसके अलावा राम दरबार है, गणेश जी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है और सर्वमंगला माता का मंदिर है, मूर्ति है। जी। तो आप लोग छत्तीसगढ़ में भी मूर्ति का ही काम करते हैं? जी जी। तो ये मूर्तियाँ कहाँ लगेंगी? ये दीदी माँ रितम्बर जी के सेक्टर 8 में उनका पंडाल टेंट में लगेगा, कथा पंडाल टेंट में। तो पता चला कि ये इको फ्रेंडली है, इससे मतलब पानी को भी कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं हो। तो इस ठंड में दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत तो है, क्योंकि हम लोग अलग स्टेट से हैं तो दिक्कत तो थोड़ा सा होगा, और यहाँ मौसम ऐसा खुला भी नहीं है, दिक्कत हो रहा है, लेकिन काम हो जाएगा अपना। धूप है नहीं, सूख नहीं पा रही होंगी मूर्ति? हाँ, सुखाने के लिए बंदोबस्त कर लेंगे हम लोग। वो कंडा रहता है ना छेने का, गोबर का रहता है, उसको आग लगा के उससे सुखा लेंगे। अच्छा, आग जला के? जी।
तो कितना एक्साइटमेंट है महाकुंभ को लेकर के? बहुत अच्छा, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम हम लोग भी ये सब माहौल देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत जी। तो रहोगे कुंभ में यहाँ पे? कुंभ में रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे, एक आध हफ्ता पूरा कुंभ रुक के जाएंगे हम लोग भी रिटर्न। तो इसी बहाने मौका भी मिल गया। हाँ, इसी बहाने अच्छा मौका भी मिल गया। कैसी तैयारी लग रही है इस बार कुंभ की? कुंभ की तैयारी तो बहुत भव्य लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो माहौल कभी देखे नहीं थे, इतना भीड़ वाला मेला वेला का माहौल देखे नहीं थे, अच्छा लग रहा है। आपके मूर्तियाँ देखने करोड़ों लोग आने वाले हैं, ये सब सोच के आप लोग को भी बहुत एक्साइटमेंट हो? हाँ, वो तो है जी। ये जैसे आप लोग ये किस किस चीज़ से बना रहे हो मुझे? ये मिट्टी और पैरा बोलते हैं अपन, धान जो रहता है ना चावल का पुआलू, उसी का है। अच्छा जी। सिर्फ वही इस्तेमाल हो, उसके बाद रंगाई पुताई? उसके बाद रंग पुट्टी रंग वंग होगा। पुट्टी लगा के फिर उस पर रंग पे रंग होता है जी। तो ज़्यादा मुश्किल क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाना होता है कि रंगाई पुताई ज़्यादा मुश्किल होता है? स्ट्रक्चर में रहता है, रंगाई पुताई तो हो जाता है अपना, दोनों है वैसे ही, दोनों सेम लगता है। रंगाई पुताई में भी काफ़ी टाइम लगता है और वो बारीक काम उसमें करना रहता है ना, मेन तो जान उसमें ही आता है, कलर में आता है। तो देखिए इस तरह से गणेश जी की मूर्ति है, राम दरबार है, नवदुर्गा हैं, नवग्रह हैं, इस तरह की तमाम जो मूर्तियां हैं, ये कलाकार छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये मूर्तियां बना रहे हैं और इन मूर्तियों को साध्वी ऋतंभरा जी के जो शिविर है वहाँ लगाया जाएगा। तो जब आप आएंगे तो इस तरह की तमाम सारी मूर्तियाँ कुंभ नगरी में आपको दिखाई देंगी और ये कुंभ का एक आकर्षण भी है, कुंभ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगी और ये एहसास दिलाएंगी कि इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य है और भव्य है। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र के पुणे में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाली 28 साल की महिला की मंगलवार की शाम को हत्या कर दी गई। महिला के पुरुष सहकर्मी ने इसकी हत्या की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि ये हमला शहर के येरवड़ा इलाके में स्थित कंपनी WNS के पार्किंग स्थल में हुआ। पीड़िता की पहचान शुभदा कोडारे के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान कृष्णा कनोजा के तौर पे की गई है। आरोपी कंपनी के लेखा अनुभाग में काम करता था। अब इस मामले का CCTV वीडियो भी सामने आया है। राहुल कुलकर्णी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इस हादसे के बारे में जानकारियां और विस्तार क्या खबर मिली है अभी तक, इनके बारे में जो आरोपी है उसके बारे में किस तरह की जानकारी और आई है? देखिए, और तथ्यों का पुलिस जानकारी कर रही है कि क्या ये केवल पैसों का व्यवहार था या और इसके पीछे कोई तथ्य है। जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक जो महिला 30 साल, जो युवक है वो 30 साल का है, महिला 28 साल की है। महिला बार बार अपने दोस्त युवक से उसके पिताजी बीमार है ये कह के कभी 25,000 कभी 50,000 रुपए, ऐसे कुल मिला के उसने 4 लाख रुपए कृष्णा से लिए थे। लड़की का नाम शुभदा है और जब शुभदा के घर कृष्णा जब बार बार उसको पैसे मांग रहा था, उसके बावजूद जब ये कृष्णा को पता चला कि शायद उसके पिताजी बीमार है ही नहीं, तब कृष्णा उसके गांव जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में कराड़ है वहां पे गया और तब उसने पाया कि उसके पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इसके कारण वो चिढ़ गया, वापस आया और फिर कंपनी में 7 जनवरी को शाम 7 बजे उसने अपने पैसे मांगे और बहस बढ़ी। उस बहस के बाद उसके हाथ में जो भी शस्त्र था उससे उसने 5 या 6 बार लड़की के ऊपर हमला किया और जब ये घायल हुई तब उसको यहाँ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। चूंकि जो खून है बहुत ज़्यादा बह गया था, इसकी वजह से लड़की की मौत हुई है और जो WNS कंपनी है उसकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन पुलिस से जो जानकारी मिली है ये बता रही कि पैसों के व्यवहार की वजह से ये मामला हुआ है। जी धन्यवाद आपका राहुल। ऐसा कहा जा रहा है अभी शुरुआत में कि शायद पैसों के लेन देन की वजह से मामला हुआ है और तफ्तीश चल रही है। और अब बात राजनीति की इंडिया गठबंधन को लेकर केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच मुकाबला है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा है कि समर्थन करने वाले दलों का शुक्रिया। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं।
तो ये साफ कर दिया है कि ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है और इंडिया में खींचतान पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि लोकसभा विधानसभा की अलग अलग रणनीति होती है। लोग लोकसभा विधानसभा का फर्क समझते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, इसका कोई नुकसान आप लोगों को होगा सर? इस बार अलग अलग आप लोग लड़ रहे हैं। नहीं, लोग समझते हैं कि वो नेशनल इलेक्शन था, उस वक्त अलग रणनीति थी। ये दिल्ली का इलेक्शन है, यहाँ अलग रणनीति है, लोगों को साफ दिखता है। कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। नहीं, आम आदमी पार्टी से जिसको जो मुकाबला मानना है मान ले। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के जो काम उन्होंने किए उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो नई घोषणाएं उन्होंने की हैं, वो चाहे 2100 रुपये हर बहन को देने की हो, या पुजारियों को 18,000 रुपये, ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की हो, या बुजुर्गों के इलाज की हो, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, उन सब योजनाओं पर भी काम करेंगे और इन पर भी काम। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बाद आज शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे ने भी केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि काम को देखते हुए केजरीवाल सरकार को फिर आना चाहिए। दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 सालों से हो, या उन्होंने जो स्कूलों के बारे में हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, काफ़ी अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया में उनकी बातें अच्छी होती रहती है और अगर दिल्ली वासियों की सेवा करनी हो तो फिर एक बार केजरीवाल सरकार जरूरी है वहाँ। और बीजेपी ने केजरीवाल को समर्थन दे रहे दलों को लेकर कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं। मनोज जी, एक बात बताइए, जब संसद का सत्र चल रहा था उस दौरान भी हमने कई मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक को अलग थलग देखा था। कई पार्टीज अपना स्टैंड लेती थी, कांग्रेस अलग पड़ जाती थी। कल अरविंद केजरीवाल ने बोला कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमें समर्थन कर रही है। कांग्रेस फिर से अलग पड़ चुकी है दिल्ली के चुनावों में। आपको लगता है कि पूरी तरीके से टूट चुके हैं? तो मेरा मानना है ये लोग कभी भी एक दिल से एक नहीं थे। ये सभी लोग सिर्फ अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, बचाने के लिए ही एक दिखते रहे हैं। वरना किस राज्य में कौन किसके साथ है? क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के साथ थी? नहीं थी। क्या साउथ में समाजवादी पार्टी के साथ डीएमके थी? नहीं थी। ये सब, हमारा देश बहुत बड़ा है और उसका ये सब फायदा लेते हैं। ये दिल्ली में खाली हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको बताऊं कि ये भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा है जिसका नाम इन्होंने इंडी ब्लॉक रखा, क्योंकि आजकल इंडिया का मान बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया इंडिया के नाम से कहती है, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। तो उस नाम को लेकर के अपनी यूपीए के दाग को धोने की कोशिश की। आप पूरा देख लीजिए, यही अरविंद केजरीवाल इस कांग्रेस को मतलब भ्रष्टाचारियों की सरदार बताती थी। सर, आप इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे? भविष्य क्या होने वाला है इंडिया ब्लॉक का? क्योंकि कांग्रेस को खुद ही नकार दिया है बाकी की पार्टीज ने, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, कहते हैं कि हम एक तो इनको इंडिया ब्लॉक न कहा जाए, ये इंडी कहो। ये इंडी ब्लॉक हैं और ये जो है इसका दूसरा अर्थ भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। देश की जनता उनको रुखसत करेगी।